हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। मैं आज से आपके पास जो गैसीय स्टेट आपके पास दिया गया है इन पेपर नंबर 102 वो डिस्कस करने वाला हूं। और आज से जो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का जो गैसीय स्टेट पार्ट है वो हम थोड़े अच्छे से समझने वाले हैं। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा। अभी कोशिश करूंगा कि आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो चलिए, मैं अभी आपके पास जो डिस्कस करने वाला हूं वो है गैसीय स्टेट। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जो गैसीय स्टेट है उसमें थोड़ी अच्छे से बने। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो गैसीय स्टेट में अच्छी नहीं होती है। तो हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छे से बने। तो आपको पता है कि जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की हम बात करते हैं, जो चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे अब आपके पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, एनीवन। तो आपके पास इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आप स्टेट स्टडी करते हैं। अभी मैं आपके पास सिर्फ किसकी बात करूंगा, गैसीय स्टेट की बात करूंगा। तो गैसीय स्टेट की अगर बात करूं तो आपको पता है गैसेस क्या होती हैं। बेसिकली गैसेस वो सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस में आती है, ठीक है, जो कि क्या रहती हैं, हाईली कंप्रेसिबल रहती हैं, हाईली कंप्रेसिबल रहेंगी। और दूसरी बात क्या होगा, जिसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, कोई साइज नहीं रहेगा, कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। जिसके एंड चलो विच हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम and even the density of these gases are very low. The densities of these gases are very low. अब क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रो। रो क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है किसका, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ। तो अब आपके पास ओवरऑल जो डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए अब आपके पास जो गैसीय स्टेट्स होती हैं दे आर कंप्रेसिबल रहती हैं, और उनकी डेंसिटी क्या रहती है, बहुत लो रहती है। और उनकी अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास क्या होगा, उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहेगा, ठीक है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहेगा, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेसिकली गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास अगर मैं नेक्स्ट करता हूं, दैट इज वेरियस लॉज। जो गैसेस लॉज हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। आपने प्लस वन में मुझे लगता है काफी अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं, बट हम उन्हीं को अब रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो गैसेस जो होती हैं, कुछ एक जो गैसेस हैं वो गैसेस लॉज को ओबे करती हैं, और उन्हीं गैसेस के बेसिस पे हमने क्या किया, कुछ एक लॉज दिए हैं। हालांकि मैं इस बात को मतलब आपको अभी नहीं बात करने वाला कि ये यूनिवर्सल लॉज हैं या नहीं है, बट अभी के लिए मैं अभी आपके पास डिस्कस करने वाला हूं कि वेरियस गैसेस लॉज, ठीक है। तो गैस लॉज की बात करता हूं, और आपके पास इनका रिव्यू है ये आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं लॉ अभी आपके पास डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करने वाला हूं बॉयल्स लॉ। बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब आपके पास मतलब आप कभी भूल नहीं सकेंगे इसको। मतलब इसमें बॉयल्स लॉ क्या है, तो बॉयल्स लॉ आप याद रखना है कि आपने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप यहां पे बताना है। क्या बताना है यहाँ पे, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताते हैं आप इसमें। और अगर आपने इसको थोड़ा अच्छे से समझना है या आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक शॉर्टकट है, दैट इज VIP। इससे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि VIP होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इडियट पर्सन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कैसे कौन सी डेफिनेशन रखनी है याद, या किस तरीके से याद रखना है। अब आपके पास अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करता हूं तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, तो मतलब आपके पास क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
at constant temperature the वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ये है, ठीक है, तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप है और किसका, इनवर्सली है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली proportional टू प्रेशर, तो यही मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये यहां से आप याद रख सकते हैं उसको, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस is inversely proportional to its pressure, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम था V था, तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन क्या, व्हेन एट क्या मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आपके पास टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बात आती है, ठीक है। अगर मुझे इसको आगे करना है तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज क्या, अब आपके पास V और P को इस तरफ ले जाओ आप, तो P आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं इक्वल में कन्वर्ट करता हूं तो अब आपके पास कांस्टेंट आएगा, तो उसको कांस्टेंट को मैंने ऐसे लिख लिया, तो PV किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया आपके पास, PV किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया, ठीक है। तो मतलब अब आपके पास जो है क्या, वॉल्यूम ऑफ द गैस वो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, दैट इज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो रहेगा आपके पास, दैट इज किसके, दैट इज प्रेशर के। तो अब आपके पास यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रेशर के। तो इसी जो आपके पास रिलेशनशिप है इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए इनिशियली आपके पास जो प्रेशर था, प्रेशर P जो था वो किसके बराबर था आपके पास, P1 के बराबर था। यहाँ पे देखिए P1, P जो था वो किसके बराबर था, P1 के बराबर था, ठीक है। और वॉल्यूम जो था इनिशियली आपके पास किसके बराबर था, V1 के बराबर था, ठीक है। वॉल्यूम किसके बराबर था, V1। अब मैंने क्या किया, जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा, तो प्रेशर इंक्रीज किया मैंने, फाइनली प्रेशर जो है वो इंक्रीज करने की वजह से जो प्रेशर है वो किस में चेंज हो गया, P2 में हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो आपके पास क्या बन गया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया, V2, ठीक है। मतलब डिक्रीज कर गया, चाहे वो अब आपके पास ये आ गया V2 की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या रिलेशनशिप क्या बना सकता हूँ कि P1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। दूसरा अब आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, P2 V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब दोनों को आप आगे इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या दूसरा अगर लिखना अगर आपने तो क्या लिख सकते हैं, एक तरफ ले जाइए प्रेशर्स को, P1 ओवर P2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अब आपके पास P1 के नीचे क्या आ गया, P2 आ गया, तो दूसरी तरफ चला जाएगा V1, तो मतलब V2 ओवर V1। तो इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप आपके पास बन गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, बॉयल्स लॉ। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है यहाँ पे, और इसको याद रख सकते हैं आप किससे, VIP से, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। और दूसरी बात आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे, कौन सी कंडीशन पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यही आपके पास क्या है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूं ये दिया किसने है, तो ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया है, और दिया कब है ये, इन 1662 में दिया गया है ये।
ये गैसेस जो हैं उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो उसकी वजह उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस उनके पास आई, तो उसकी बेस पे उन्होंने इस लॉ को दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। तो नेक्स्ट लॉ है दैट इज चार्ल्स लॉ। थोड़ा इसके लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए शायद आपको थोड़ा मतलब ऐसा हो सकता है समझने में मुश्किल हो, लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम बड़े इजीली समझ लेंगे इसको। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा प्रॉपरली समझना है। तो चार्ल्स लॉ, तो अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करता हूं, तो ये जो आपके पास लॉ है, ये किसने दिया है? फ्रेंच केमिस्ट है हमारे पास एक, ठीक है, दैट इज जैकस चार्ल्स। और ये दिया गया है इन 1787। तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ की मैं बात कर रहा हूं आपके पास। तो अब आपके पास अगर मैं इस चार्ल्स लॉ की बात करूं, तो यहां पे अगर आपने इसको याद रखना है, तो एक बात याद रखनी है कि वॉल्यूम और साथ में हमारे पास अब आपके पास टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है यहां पे, रिलेशन, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि यहां पे क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, या इन अदर वर्ड्स VDT, ठीक है, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। हालांकि अगर मैं बात करूं तो याद रखना कि आपके पास यहां पे एट क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए, मैं अगर डायरेक्टली बात करूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कर सकता हूं मैं ऐसे डायरेक्टली, और अब आपके पास यहां पे क्या कर दूंगा, एट कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर, क्योंकि एक टर्म आपके पास कांस्टेंट जाएगी, वो दैट इज प्रेशर है यहाँ पे। तो ये है। अब आपने एक ध्यान रखना है, देखिए इस रिलेशनशिप से अभी मेरे पास कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है, कुछ भी आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा इससे। तो इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझने के लिए एक डेफिनेशन डिफाइन करता हूं, जो कि आपके पास चार्ल्स लॉ के लिए दी गई है। उस डेफिनेशन को आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है? एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, जो आपके पास वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, जो आपके पास वॉल्यूम है गैस का, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, विल इंक्रीज और डिक्रीज, और डिक्रीज बाय कितने, 1/273 ऑफ, क्या बोला मैंने, कि वॉल्यूम जो है अभी अब आपके पास यहां पे वो डिक्रीज करेगा किसका, जो 1/273 है, ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब अब आपके पास यहां पे याद रखना कि 1/273 से ही अब आपके इसका क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जो कि आपके पास वॉल्यूम है, अगर आपके पास कोई भी, अगर मैं एक्स वॉल्यूम में मान रहा हूं, तो एक्स के x/273 अमाउंट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, विद इंक्रीज इन 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर भी कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे मेरे पास मुश्किल क्रिएट करेगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो अब आपके पास मैंने क्या कहा,
with increase और decrease। अब डिक्रीज क्या है, अब आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, मतलब राइज और फॉल इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल डेफिनेशन है कि वॉल्यूम जो है गैस का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बाय एन अमाउंट, कौन से अमाउंट से, 1/273 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम विच इज प्रेजेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस विद इंक्रीज, जो कि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास कितने पे, मतलब अब आपके पास अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करता हूं टेम्परेचर, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा 1/273 अमाउंट with respect to क्या, that volume that is existing at 0 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है थोड़ा सा आपको डेफिनेशन में मुश्किल हो, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, एक रिलेशनशिप लेता हूँ, उसके आपके पास थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। तो देखिए वॉल्यूम जो था फाइनल VT था, और ये बना कैसे, इनिशियली जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम था वो था V0। इनिशियली जो वॉल्यूम था आपके पास वो पहले इनिशियली क्या था, V0 था। लेकिन मान लीजिए मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया बाई टी डिग्री सेल्सियस से, मुझे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो मैंने बोला एवरेज मतलब डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर कितना इंक्रीज करता है, 1/273 अमाउंट से इंक्रीज करता है। और क्या मतलब आपके पास किसके विद रिस्पेक्ट करता है इंक्रीज, बट V0 के विद रिस्पेक्ट। तो इतना ये वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट टी डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री के लिए तो आपके पास हो गया V0/273, बट टी डिग्री के लिए तो उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, टी डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टी डिग्री सेल्सियस से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली यही आपके पास मैंने डेफिनेशन लिखी है कि जैसे ही अब आपके पास मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, वॉल्यूम जरूर इंक्रीज करेगा, बट कितना इंक्रीज करेगा, वो इतना इंक्रीज करेगा दैट इज क्या, V0/273 अमाउंट से वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर से। ठीक है, विद ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या फॉल करेगा तो उतना ही फॉल करेगा क्या, V0/273 से उसका जो वॉल्यूम है वो फॉल करेगा विद ईच डिग्री फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूं रिलेशनशिप को। देखिए VT इक्वल टू क्या आ जाएगा, V0, यहां पे अब आपके पास 1 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा, देखो ये कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास V0 मैंने बाहर ले लिया, और आपके पास क्या आ जाएगा, T इसके ऊपर रख दिया मैंने, देखो यहाँ पे, और अब आपके पास क्या आ जाएगा 273। देखिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपने, बहुत काम आएगा अब आपके पास। किस काम आएगा अभी बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए, अब आपके पास मैंने क्या बताया आपको कि रिलेशनशिप काम आएगा आपके पास, कैसे काम आएगा वो बताते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, VT लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या लिख लेता हूँ, सबसे पहले VT, तो VT लिख लिया मैंने, इक्वल टू एलसीएम ले लिया मैंने, V0 आपके पास है क्या, वॉल्यूम, ऐसे लिख लेता हूँ, V0 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्या, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो दैट इज V0। ठीक है, तो अब आपके पास, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको समझा दिया आपको पहले भी। अब आपके पास यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 273 आ गया, और साथ में यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 273 प्लस क्या आ गया, T, ये आ गया आपके पास। देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे हमें क्लियर लग जाएगा पता। देखिए मैंने आपको बोला एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, देखो अब आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब आपके पास, हमारे पास क्या आ जाएगा वहां पे, दैट इज ऐसा करता हूं, टी को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करके बताता हूं आपको, तब समझ आ जाएगा इजिली कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, तो व्हेन टी किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपके पास वॉल्यूम कितना आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए किसके बराबर, V0 के बराबर। क्या आ सकता है यहां से, बिल्कुल आ सकता है। VT इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो V0, और यहां पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, 273 प्लस क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 273। तो ओवरऑल
जो वैल्यू है किसकी, दैट इज अब आपके पास जो वैल्यू है, ये जो 273 आया, देखो अभी ओवरऑल जो वैल्यू है किसकी, ये वाली, ये आ गई 1, ये पूरा का पूरा फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है, ये पूरा वाला जो फैक्टर है, ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर आ गया तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, Vt विल बी इक्वल टू किसके बराबर, V नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, V नॉट के बराबर है। अगर 1 भी डिग्री सेल्सियस राइज करता हूं तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितने इंक्रीज करेगा, दैट इज V नॉट प्लस क्या आ जाएगा 1/273 ऑफ क्या, V नॉट। ठीक है, तो V नॉट का इतना अमाउंट से वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अगर मैं 2 डिग्री करूंगा तो 2 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे एक चीज इंपॉर्टेंट हमें पता चल जाती है कि मैक्स जो मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मतलब आप मिनिमम लिमिट जो टेम्परेचर है उस कितनी मिनिमम लिमिट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे नहीं आपको बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको आप हमेशा पढ़ते हैं कि आप मिनिमम टेम्परेचर दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं या 0 केल्विन तक जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कहां से आया है, ये अब आपने समझना है कि कहां से आया है। बेसिकली अब देखिए मैं क्या करता हूं, Vt इक्वल टू क्या कर देता हूं, V नॉट, इसमें इस रिलेशनशिप में मैं ऐड करने वाला हूं वैल्यूज। ठीक है, अब मैं T क्या कर रहा हूं, अब आपके पास -273 ऐड कर रहा हूं। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस है, वही ऐड कर रहा हूं, तो आपका रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, 273 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 273, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये 0, अगर ये 0 होगी तो ये भी क्या आ गया 0, तो Vt इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एट 0 केल्विन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर। उसके बाद आप मूव नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं उस पर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो टेम्परेचर आया है वो कितना आ गया, -273 आ गया। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज है वो आप समझ कैसे सकते हैं, इसको समझने के लिए काम करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ से आपके पास ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। कैसे, देखिए अब आपके पास यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आ जाइए आप। ठीक है, इसमें आपके पास वेरिएबल क्या है, Vt, और क्या है T नॉट। ठीक है, मतलब T डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया और ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने ये प्लॉट किया तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है, 0 है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करता है, गैस होती है, अब आपके पास मैंने मान लिया कि इस कंडीशन पे आपके पास जो था वॉल्यूम था आपके पास गैस का V नॉट, कितना था V नॉट। क्यों, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पे अब आपके पास मैंने क्या लिया है, Vt लिया है। इस कोऑर्डिनेट पे क्या है, Vt, जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं उसी कलर में लिखता हूं इसको जो मैंने यूज किया था। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, Vt है बेसिकली, जो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास होता क्या है, एट दैट मोमेंट जब आपके पास देखो वॉल्यूम यहाँ पे था, ठीक है, Vt के बराबर था, Vt V नॉट के बराबर था, मतलब 0 डिग्री पे ये आपके पास कंडीशन थी, यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन थी। मैं इंक्रीज कर रहा हूँ वॉल्यूम, कैसे इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करके। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया मान लीजिए। ठीक है, और इंक्रीज किया तो मतलब आपके पास इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया अब आपके पास विद एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे अब आपके पास यहाँ पे इंक्रीज किया तो कंप्लीट 0 तो वॉल्यूम बना नहीं इसका, तो इसका वॉल्यूम कैसे करेगा। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो आपके पास वॉल्यूम कहां आ गया, यहाँ पे 0 बन गया। तो एट -273 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो Vt जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इस ग्राफ से हमें और भी चीजें पता चल रही है कि अब आपके पास क्या हो सकता है, जो वॉल्यूम जो आपके पास पोजेस करती है गैस एट 0 केल्विन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास था, दैट इज चार्ल्स लॉ। होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है।
आपको मैंने थोड़ा सा ये बता दिया कि -273 डिग्री सेल्सियस ये है, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो हम कहते हैं इसको। दैट इज अब आपके पास मतलब ये आपके पास जीरो केल्विन को भी आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो जीरो केल्विन, और यहाँ इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट जीरो मतलब अब आपके पास जीरो हो गया तो जीरो केल्विन मतलब आपके पास टेम्परेचर जो केल्विन स्केल है उस पे आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो केल्विन के बराबर होगी। तो ये अब आपके पास आ गया एब्सोल्यूट जीरो। तो चलिए अब इस जो रिलेशनशिप था हमारे पास दैट इज क्या, वी टी इक्वल टू क्या, वी नॉट, और यहाँ पे था टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई क्या, 273। ये आपके पास एक रिलेशनशिप था। इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। आपको पता है कि 273 प्लस टी बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओवरऑल टेम्परेचर टी के फॉर्म में इसको लिख रहा हूं। तो अब आपके पास यहाँ पे वी टी इसके बराबर क्या आ जाएगा, वी नॉट, और यहाँ पे आपका टोटल आ गई वैल्यू टी ओवर क्या आ गई 273। ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, मान लीजिए इफ 273 जो आपके पास है मतलब टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर के बराबर है, दैट इज टी नॉट के बराबर है। ठीक है, देन अब आपके पास यहाँ पे वी टी किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट क्या आ जाएगा, टी ओवर क्या, टी नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, टी नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस रिलेशनशिप को यहां लेके जाइए जरा, क्या वी टी ओवर वी नॉट, यहां पे क्या आ जाएगा, टी ओवर टी नॉट, ये आ गया। तो इससे एक बात पता चल रही है मुझे कि v ओवर टी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। v ओवर टी क्या है, कांस्टेंट है, वही है जो मैंने आपको पहले डिराइव किया था। जैसे मैंने आपको कहा था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, t था। ठीक है, अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था तो क्या था, एट कांस्टेंट क्या था, प्रेशर के ऊपर था। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने वही यहां पे डिराइव किया है, यहां पे मैं लिख देता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या यहां पे, मैं बता देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं लिखूं तो अब आपके पास क्या आ सकता है, v ओवर टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा ये। तो वही रिलेशनशिप हमने कहां से डिराइव कर लिया, वही जो आपके पास रिलेशनशिप मैंने ऊपर लिया था पीछे, उसी से मैंने ये आपके पास रिलेशनशिप डिराइव कर लिया। ठीक है, तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि v क्या है, अब आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। तो इस तरीके से आप चार्ल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ये जो आपके पास रिलेशनशिप हमने लिया है वो दूसरा ही फॉर्म है किसकी, चार्ल्स लॉ की। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं अब आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ करते हैं अब आपके पास, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ जो है बेसिकली किसने दिया है, एमेडियो एवोगैड्रो ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, एमेडियो एवोगैड्रो ने दिया है। और दिया क्या है इसमें, दिया कब गया है ये 1811 में दिया गया है ये। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका मतलब जो एवोगैड्रोस लॉ है उसका बोलने का मतलब क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ कहता है कि एट इक्वल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एट इक्वल कंडीशंस, और क्या कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं कंडीशंस, कौन सी, टेम्परेचर और प्रेशर की। तो मतलब एट इक्वल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, डायरेक्टली लिख रहा हूं छोटा, ठीक है, आपने नहीं लिखना ऐसे, प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस पोजेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस पोजेस
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि मैंने क्या बोला, इक्वल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जब मैं ले रहा हूं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस पोजेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस करेगा, चाहे गैस कोई भी है, चाहे उसका नेचर जो भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास सेम आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है, ठीक है, चाहे वो V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है, तो आपके पास किसके बराबर आएगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें किसके बराबर होंगे, n के बराबर रहेंगे, ठीक है, n के बराबर रहेंगे, n के बराबर रहेंगे, n1 n2 n3 के बराबर रहेंगे। इसका मतलब मेरा क्या बोलने का मतलब है कि V1 जो है स्मॉलर वॉल्यूम है, ठीक है, V2 जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया, V3 जो है वो आपके पास और इंक्रीज कर दिया। अब आपके पास अगर मैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन सेम रखता हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या करेगी, ज्यादा पोजेस करेगी एट दैट कंडीशन, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब जितने ज्यादा होंगे उतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ही उसका क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो आप इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम पोजेस्ड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि आपके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मतलब कौन सी कंडीशंस पे, एट कहां पे, जब आपके पास T एंड क्या P जो है कांस्टेंट है, तो इक्वल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे, ठीक है। तो अब आपके पास ध्यान रखना है इस बात को, और यहाँ पे इसको याद रखना आपने, तो इसको याद रखने का तरीका है VDN से आप याद रख सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो आपने ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है समझना कि ज्यादा मुश्किल है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम कहां से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कहता क्या है बेसिकली जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ठीक है, किसका बोल रहा हूं मैं, गैसेस स्टेट की बात कर रहा हूं क्योंकि गैसेस ही डिस्कस कर रहा हूं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस is inversely proportional to, is inversely proportional to square root of, square root of किसका, density of the gas, square root of the density of the gas at constant pressure, at constant pressure। तो सिंपल है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं, R से, तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी के रूट के, ठीक है। तो मतलब रूट ऑफ डेंसिटी के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा हूं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास ये रहेगा, ठीक है। तो अगर ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, तो अब आपके पास अगर मेरे पास R जो है, अब आपके पास क्या है, डिफ्यूजन है, क्या है, R जो है, नहीं सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, R जो है अब आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो मतलब अब आपके पास मेरे को थोड़ा सा इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि अब आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन इनिशियली क्या था, R1 था, और फाइनली क्या है, R2 है, तब आपके पास क्या कंडीशन आने वाली है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन we have two gases, टू गैसेस मतलब डिफरेंट गैसेस करता हूं, डिफरेंट
गैसेस, अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए अब आपके पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिखना है मैंने, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर फर्स्ट गैस क्या हो जाएगा, R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, D1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फॉर सेकेंड गैस, क्या जाएगा, R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D2। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली अगर मैं इनको देखो ये रिप्रेजेंट कर दिया था, तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो 1 इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2। अब आपके पास क्या है, इक्वल टू से लिख सकता हूं इसको, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन तो कट जाएगा दोनों में ही, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब आपके पास आ जाएगा क्या, D2 चला जाएगा ऊपर, और ओवरऑल आ जाएगा D2/D1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है अब आपके पास यहाँ पे, बेसिकली आपको पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास दैट इज m, किसके बराबर होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं m1 इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, d1 लिख रहा हूं, और m2 अगर ऐसे लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू d2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, किसकी, d1 और d2 की यहाँ पे आएगी जो वैल्यू, ठीक है। d1 क्या आ जाएगा, m1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और d2 क्या आ जाएगा एक्चुअल में, m2 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास रिलेशनशिप, अगर मैं इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2, और मैंने सब्स्टिट्यूट किसको किया, बेसिकली वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करी, D1 और D2 की। तो अब आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, M2 रूट ऑफ क्या, M2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। तो इससे एक बार क्लैरिफिकेशन और मिल रही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस ऑफ गैस, ठीक है। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो मासेस हैं गैसेस के, जो मॉलिक्यूलर मास है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही था आपके पास क्या, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो होप सो आपको लग गया होगा इसका आइडिया जो मैंने अभी आपके पास डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस करेंगे, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे डिटेल में, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए वो, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन भी आपके पास इजी है, और उसको भी अच्छे से देख लेंगे कि क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो होप सो आपको समझ आ गया हो, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कर देना, बता देना आपने, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।